हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल फिजिकल एजुकेशन ऑन योर टिप्स। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और आज हम करेंगे यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होता क्या है? जब एक व्यक्ति अपने सामान्य कार्यों जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना आदि कार्यों को भी सामान्य तरीके से न कर पाए तो ऐसी अवस्था को डिसेबिलिटी कहते हैं। देखिए, ए डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। और डिसेबिलिटी 3 टाइप की होती है: कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। नंबर 1 इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी. It is a neurological disorder that create hindrance or obstruction for an individual to store, process and produce information. तो cognitive disability एक ऐसी डिसेबिलिटी जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम से रिलेटेड होती है, जिसमें हमारा ब्रेन सही तरीके से मैसेज को कन्वे नहीं कर पाता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है सही तरीके से रीड नहीं कर पाता है। इसे ऐसी डिसेबिलिटी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहते हैं। और इस डिसेबिलिटी में एक पर्सन की जो एबिलिटी होती है, जैसे रीड करने की, कंप्यूट करने की, स्पीकिंग या राइटिंग की जो एबिलिटी होती है, इन एबिलिटीज़ को ये अफेक्ट करता है। और इसके सिम्टम्स होते हैं मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी एंड डिसलेक्सिया। तो मेमोरी डिसऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी, जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं, हमारे ब्रेन में वो स्टोर हो जाती हैं, मेमोरी में फीड हो जाती हैं। और जब हम रिकॉल करते हैं तो वो बातें ऐसे की ऐसी हमारे याद आ जाती हैं। लेकिन जब हमें उन बातों को याद करने में डिफिकल्टी फील होती है, हमने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या कहा है, हम उन बातों को भूल जाते हैं, तो इस अवस्था को कहते हैं मेमोरी डिसऑर्डर। Next is hyperactivity. An individuals with cognitive disability may not have attention for a long period and find it difficult to stay at one place. तो हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति किसी एक स्थान पर ज़्यादा टाइम तक न रह पाए और किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक थिंग के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, किसी बात के ऊपर अटेंशन पे न कर पाए, उसका माइंड इधर उधर चलता रहता है, ऐसे ही वो भी एक जगह नहीं रह सकता है, इधर उधर घूमते रहने की आदत होती है, तो ऐसे अवस्था को कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में एग्जिबिट डिसलेक्सिया। इट मीन्स ही और सी में हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें एक व्यक्ति को राइटिंग, रीडिंग या स्पीकिंग में डिफिकल्टी हो, इस कंडीशन को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये होते हैं सिम्टम्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल वर्ड जैसे हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है या ब्रेन की एबिलिटी से रिलेटेड है। हमारा ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, किसी प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट करता है, हमारे माइंड में किस तरह के थॉट्स आते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम अपनी बातों को सही साबित करते हैं, कैसे हम तर्क देते हैं। तो ये सब बातें हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और जब इन बातों में गड़बड़ी होती है, हम सही से डिसीजन नहीं ले पाए, सही गलत का निर्णय न कर पाए, या किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हमें प्रॉब्लम हो, या फिर हम जजमेंट नहीं कर पाए क्या सही है क्या गलत है, तो आदि सिम्टम्स होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। देखिए, intellectual disability is a disability characterized by significant limitations in intellectual functioning such as thought process, communication, reasoning, learning, problem solving and judgment. तो ये होता है intellectual disability. Physical disability. A physical disability is a limitation of an individual's physical functioning, mobility, dexterity और stamina. तो physical disability हमारे physical से related होती है, हमारी body से related होती है। जब हमारी body के जो limbs होते हैं, जैसे हमारे आर्म्स है, हमारे लेग्स है, ये सही तरीके से वर्क न करें, कोई डिसेबिलिटी है, कोई इंजरी है, कोई चोट लगी है, उसके कारण से ये प्रॉपर वर्क न कर पाए, इस अवस्था को कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, जो हमारे चलने, फिरने, उठने, दौड़ने आदि क्रियाओं को इफेक्ट करती है। अदर इम्पेयरमेंट सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी एंड स्लीप डिसऑर्डर विच लिमिट अदर फैसेट्स ऑफ डेली लिविंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन फिजिकल डिसेबिलिटी। तो जैसे ब्लाइंडनेस या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या एपिलेप्सी और स्लीप डिसऑर्डर आदि को भी फिजिकल डिसेबिलिटी में ही सम्मिलित किया जाता है। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कॉजेज क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इज जेनेटिक कॉजेज। तो जेनेटिक कॉजेज क्या होते हैं? जब पेरेंट्स से कुछ ट्रेड्स उनके बच्चों में जाते हैं जीन्स के थ्रू, तो जो वीकनेस होते हैं बॉडी की वो भी जीन्स के थ्रू बच्चे में जाते हैं, इस अवस्था को कहते हैं जेनेटिक कॉजेज। देखिए, सम डिसेबिलिटी आर नोन टू बी इनहेरिटेड सच एज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। Abnormality in genes and genetic inheritance cause intellectual disability in children. Next is mental health problems. तो mental health problems जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी आदि भी डिसेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिसेबिलिटी को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। देखिए, द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा may lead to disability. नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन।
तो मल न्यूट्रिशन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर डाइट ना मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको ना मिले, तो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, जिस कारण से उसकी बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। देखिए, मल न्यूट्रिशन इज अनदर सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। इफ ए चाइल्ड डज नॉट गेट एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन ही मे बी फिजिकली वीक। जैसे कि अगर किसी बच्चे को डाइट में कैल्शियम की कमी हो, तो कैल्शियम की कमी के कारण उसके बोन्स वीक हो जाते हैं और जल्दी ब्रेक हो सकते हैं, जिस कारण से कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट एंड ड्रग्स। इंटॉक्सिकेंट और ड्रग्स का रेगुलर यूज करने से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। देखिए, use of alcohol, brown sugar, LSD and opium may lead to disability. Regular use of intoxicant can lead to a disability. And next is illness. तो कोई illness, कोई बीमारी भी disability का कारण बन सकती है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज आदि बीमारी के कारण disability हो सकती है। देखिए, the illness like cancer, heart attack, diabetes etc. cause a number of long-term disabilities. Arthritis, back pain, musculoskeletal disorders etc. are also significant cause of disability. एंड नेक्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जैसा कि हम जानते ही हैं, एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकते हैं। रोड पर हम जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं भी नहीं, हम अपने घर में या कुछ वर्क कर रहे हैं तो भी हमें इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। तो एक्सीडेंट के कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है। एक्सीडेंट में हैपन एट एनीवेयर, ऑन वर्क प्लेस, ऑन द रोड और इन द एयर। दीज एक्सीडेंट्स में लीड टू डिसेबिलिटी। तो ये थे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। अभी हमने टॉपिक किया डिसेबिलिटी, मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, इन दोनों वर्ड को एक ही मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मीन्स हम किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं, और डिसऑर्डर कि हम किसी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को डिसेबिलिटी है कि वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से बोल नहीं पाता है, दिस इज डिसेबिलिटी। और एक व्यक्ति बोल तो पाता है लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाता है, उसके माइंड से जो मैसेज आते हैं, जो बोलने का ऑर्डर आता है, उसको वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता है, या उसको बोलने में दिक्कत होती है, हकलाकर बोलता है, तो ये होता है डिसऑर्डर। तो डिसेबिलिटी मीन्स हम किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, और डिसऑर्डर मीन्स हम किसी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर जो होता है ये यूजुअली जो मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं उनके लिए यूज होता है। एंड डिसऑर्डर इज एनी इलनेस दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डर क्रिएट हिंडरेंस इन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस हिज एफिशिएंसी। तो डिसऑर्डर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की वर्क करने की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कि जब हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे तो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। और कॉमन डिसऑर्डर आर ADHD, SPD, ASD, ODD एंड OCD। तो चलिए देखते हैं इन सब डिसऑर्डर के बारे में, क्या क्या इनका बिहेवियर पैटर्न होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1 इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो पहला ही वर्ड आया है अटेंशन। अटेंशन मीन्स जब कोई बच्चा अटेंशन पे करने में डिफिकल्टी फील करता है, कोई बच्चा किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक बात के ऊपर, किसी एक थिंग के ऊपर अटेंशन पे नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ADHD। देखिए, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स दैट इंक्लूड इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। Generally, ADHD affected children have difference in the part of their brain that control activity and attention. तो ये होता है ADHD या Attention Deficient Hyperactivity Disorder। तो देखते हैं इसके सिम्टम्स और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ ADHD: forget about daily activities, problem in organizing routine activity, daydreaming, easily distracted, usually bounce when sitting, become restless, problem in playing quietly, usually talk excessively। तो ये होते हैं सिम्टम्स ऑफ ADHD। और ये जो सिम्टम्स है ये बच्चों के सिम्टम्स हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं। ADHD से ग्रसित बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। कॉजेज ऑफ ADHD: ADHD के एग्जैक्ट कॉज तो मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ADHD को लीड कर सकते हैं, इनके सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है। नंबर 1 इज जेनेटिक फैक्टर। रिसर्च स्टडी हैव इंडिकेटेड दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक इन ADHD. Parents, siblings and children of people with ADHD may be up to 5 times more likely to have the disorder than people who are not related to someone with ADHD. तो रिसर्च स्टडी क्या कहती है, जिन बच्चों के पेरेंट्स को ADHD है उनके बच्चों में 5% ज़्यादा चांसेस होते हैं ADHD होने के। नेक्स्ट इज ब्रेन इंजरीज। तो कोई ब्रेन इंजरी अगर हो जाती है बच्चे को बर्थ से पहले या बर्थ के बाद में, तो वो भी ADHD का कारण बन सकती है। ब्रेन इंजरी
When a baby's brain is damaged before or after birth, this could make the baby more likely to develop ADHD later on. Next is low birth weight. तो बर्थ के टाइम पर अगर बच्चे का वेट कम हो तो ये भी एक कारण हो सकता है ADHD का। देखिए, it is observed that children with low birth weight are more likely to develop ADHD. Next is trauma and brain diseases. तो ट्रॉमा या ब्रेन डिजीज भी इसका कारण हो सकती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली। तो अगर फैमिली में डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन मीन्स किसी फैमिली में आपसी सामंजस्य नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, एक दूसरे को कहासुनी होती है और एक टेंशन का माहौल रहता है, तो ऐसी फैमिली में बच्चों को ADHD होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या SPD. Sensory processing disorder is a condition in which the brain has difficulty in receiving and responding to information that comes in through the sense. तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है? जब हमारा माइंड जो सेंस के थ्रू मैसेज आ रहे हैं उनको प्रॉपर रीड नहीं कर पाता है, उनके प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाता है, उनका प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और सेंस से याद रखना है, सेंस मीन्स जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। ओके, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट सेंस सच एज टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट। In this disorder, the person may scream when touched or may vomit or dive under the table after hearing the sound of a leaf blower outside the window. तो जो बच्चे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, उन बच्चों को अगर अचानक से टच कर दिया जाए तो वो एकदम से चिल्ला देते हैं। घर के बाहर कोई तेज आवाज़ हुई तो उससे भी वो घबरा जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स इन बच्चों में देखने को मिलते हैं। एंड कॉजेज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आर जेनेटिक कॉजेज, लो बर्थ वेट, एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ASD। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कोई बच्चा किसी भी एक काम को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी, कम्युनिकेशन चैलेंजेस एंड ए टेंडेंसी टू एंगेज इन रेपिटेटिव बिहेवियर। Children with ASD may repeat the same activity again and again, like touching the same object repeatedly, rocking, spinning, or hand flapping. Performs activity that could cause self-harm such as biting or head banging. तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो उसको खुद को भी हार्म पहुंचा सकती है, ऐसी एक्टिविटी में भी वो इंड्यूस हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? They avoid eye contact and prefer to be alone. They don't like to be embraced and repeat the word and actions. They feel difficulty in expressing their needs and emotions. They are sensitive to taste, smell and sound. और causes क्या क्या होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के? नंबर 1 इज जेनेटिक फैक्टर्स एंड नंबर 2 इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये इसके कॉज हो सकते हैं। तो ये था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एंड आवर नेक्स्ट डिसऑर्डर इज अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर या ODD। अपोजिशनल, अपोज करना। ओके, याद रखना है, अपोजिशनल मीन्स अपोज करना। जब कोई बच्चे आर्ग्यू करते हैं, अपने बड़ों की बात नहीं मानते, अपने टीचर्स की बात नहीं मानते, पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, तो और उनको अपोज करते हैं, उलट कर जवाब देते हैं, तो इस अवस्था को कहते हैं अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर या ODD। देखिए, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर कॉल्ड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम बिकॉज चिल्ड्रन हु हैव दीज डिसऑर्डर्स always tend to disrupt those around them. And symptoms are the individuals affected by this disorder usually rebel, argue with adults, blame others, revengeful attitude, refuse to obey and are obstinate. Such children argue with parents. और causes क्या क्या होते हैं अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर के? नंबर 1 इज बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स। ये सब इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्सिव से याद रखना है, कंपल्सिव मीन्स बार बार किसी चीज को करने की इच्छा होना। देखिए, OCD is a type of mental disorder that causes repeated unwanted thoughts. To get rid of the unwanted thoughts, he performs the same activity again and again. तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करता है, या उसे इच्छा होती है बार बार किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की या किसी काम को बार बार करने की, तो ऐसी अवस्था को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन में फियर दैट एवरीथिंग ही टच हैज जर्म्स on it, so to get rid of that fear he washes his hand again and again. तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को लग सकता है कि उसके हाथ पर जर्म्स हैं, इस वजह से वो हाथों को बार बार धोते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद, फिर 10 मिनट बाद, फिर 20 मिनट बाद, फिर हैंड वॉश करते रहते हैं।
तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है कि बार बार मेन गेट को चेक करते रहते हैं, गेट बंद है, लॉक है या नहीं है। वो खुद ही लॉक करके आते हैं, फिर भी चेक करने के लिए जाते हैं थोड़ी देर बाद कि कहीं लॉक है कि या खुला हुआ है। तो ऐसी अवस्था को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी एक ही कार्य को बार बार करता रहता है। कॉजेज ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के एग्जैक्ट कॉज तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओसीडी को लीड कर सकते हैं। वो कौन कौन से? नंबर 1 इज इनसफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक केमिकल होता है जो ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जो ब्रेन से मैसेजेस आते हैं या जो मैसेज कन्वे होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो अगर इनसफिशिएंसी और सेरोटोनिन केमिकल की, तो ये भी ओसीडी को लीड कर सकता है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन एंड नेक्स्ट इज एवरीडे स्ट्रेस एंड एंजाइटी में डेवलप द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। जो हमारे दैनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन होती हैं वो भी ओसीडी का कारण बन सकती हैं। तो ये था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें किसी व्यक्ति को एक ही काम को बार बार करने की इच्छा होती रहती है। तो अभी हमने किया डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।